नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में समझाया गया है। क्यों करते हैं भोजन? क्या काम होता है शरीर में भोजन का? और भोजन का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भोजन करना शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? अगर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्यों आवश्यक है भोजन करना शरीर के लिए? और इसका मानव स्वास्थ्य से क्या संबंध होता है? क्या क्या प्रभाव पड़ता है मानव स्वास्थ्य पर? सबसे पहले अपन करेंगे भोजन के कार्य। पहला पॉइंट ये होगा भोजन के कार्य। प्रतिदिन भोजन करते हैं, लेकिन तुमको ये पता नहीं क्यों करते हैं भोजन, क्या काम होता है भोजन का शरीर में। पहला कार्य होता है भोजन का शरीर में, भोजन करने से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला काम होता है भोजन का, भोजन करने से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी भोजन ग्रहण करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा से जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपन भोजन करते हैं। नंबर 2, भोजन से शरीर में नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। शरीर में जो नई नई कोशिकाएं बनती हैं वो भोजन से बनती है। भोजन करने से शरीर में नई नई कोशिकाएं बनती हैं। भोजन करने से शरीर में नई नई कोशिकाएं बनती हैं। अगर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा। नंबर 3, भोजन करने से शरीर की मरम्मत होती है। भोजन करने से शरीर की मरम्मत होती है। शरीर में जो कोशिकाओं की टूट फूट होती है उसकी मरम्मत भी भोजन करने से होती है। तो तीसरा कार्य होगा भोजन करने से शरीर की मरम्मत होती है। तो शरीर में जो टूट फूट होती है, कोशिकाओं में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत है वो भोजन करने से ही होती है। नंबर 4 कार्य होता है भोजन करने से शरीर की वृद्धि होती है। भोजन करने से शरीर की वृद्धि होती है। ये 4 मुख्य काम होते हैं भोजन के, इसलिए भोजन मानव शरीर के आवश्यक होता है, इसलिए अपन भोजन करते हैं। पहला काम होता है जो भोजन का मुख्य काम होता है वो भोजन करने से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी ऊर्जा से जो शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी जैविक क्रियाएं इसी ऊर्जा से संपन्न होती हैं। अगर अपन भोजन नहीं करेंगे तो शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, जिसके कारण शरीर में जो जैविक क्रियाएं होंगी वो संपन्न नहीं हो पाएंगी, व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। दूसरा जो भोजन का काम होता है वो होता है भोजन करने से शरीर में नई नई कोशिकाएं बनती हैं। भोजन करने से शरीर में कोशिकाओं का निर्माण होता है, नई नई कोशिकाएं बनती हैं, जिसके कारण नए नए ऊतक बनेंगे, ऊतकों से अंग बनेंगे, अंगों से फिर तंत्र बनेंगे। तीसरा जो काम होता है भोजन करने से शरीर की मरम्मत होती है। शरीर में अगर वो टूट फूट आ जाती है तो वो भोजन करने से उसकी मरम्मत होती है। बिना भोजन किए शरीर की मरम्मत नहीं होगी। नंबर 4 काम होता है भोजन का, भोजन करने से शरीर की वृद्धि होती है। शारीरिक वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक होता है। भोजन के बिना शरीर की वृद्धि रुक जाती है। आगे अपन बात करेंगे संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या होता है, कुपोषण क्या होता है। यानी ये जो पॉइंट है भोजन करने से शरीर की वृद्धि होती है, तो अगर भोजन किस तरह का भोजन करने से शरीर की संपूर्ण वृद्धि होती है और किस तरह का भोजन करने से शरीर की वृद्धि में रुकावट आ जाती है। तो 4 मुख्य कार्य होते हैं भोजन के, इसलिए अपन भोजन करते हैं। अगला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा आपका संतुलित भोजन का। किस तरह का भोजन करने से ये चारों कार्य संपन्न होते हैं शरीर में। संतुलित भोजन,
किस तरह का भोजन करने से जो 4 कार्य होते हैं भोजन के वो पूरे होते हैं। संतुलित भोजन किसको बोलते हैं पर भोजन, संतुलित भोजन किसको बोलेंगे, इस प्रकार का भोजन जिसको ग्रहण करने से जो भोजन के पोषक तत्व होते हैं वो उनको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं, संतुलित भोजन कहलाता है। या फिर इस तरह का भोजन जिसको ग्रहण करने से शरीर को जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है वो कैलोरी अपन को संपूर्ण मात्रा में मिल जाती है। या फिर इस तरह का भोजन जिसको ग्रहण करने से शरीर को कुपोषण का शिकार नहीं होता है, शरीर की संतुलित वृद्धि होती है, संतुलित भोजन कहलाता है। लेकिन परिभाषा क्या लिखी है कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व है वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं या पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, संतुलित भोजन कहलाता है। इस प्रकार का भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, संतुलित भोजन कहलाता है। कौन कौन से पोषक तत्व है जो पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, इसको हम संतुलित भोजन बोलेंगे। तो संतुलित भोजन के जो अवयव होते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व है पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए भोजन में, जिसको हम संतुलित भोजन बोलेंगे। पहला जो पोषक तत्व होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पहला होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 पर प्रोटीन, नंबर 3 पर विटामिन, नंबर 4 पर वसा, नंबर 5 पर जल और नंबर 6 पर खनिज लवण। ये 6 पोषक तत्व होते हैं संतुलित भोजन में। इनकी मात्रा संतुलित मात्रा में होनी चाहिए, इस भोजन को अपन संतुलित भोजन बोलते हैं। तो दूसरी परिभाषा क्या लगाएंगे हम, इस प्रकार का भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, जल और खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, संतुलित भोजन कहलाता है। तो कोई भी परिभाषा लगा दो, लेकिन ज्यादा परिभाषा अपन ये कर लेते हैं, इस प्रकार का भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन के निम्नलिखित अवयव होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, जल और खनिज लवण। ये संतुलित भोजन के मुख्य अवयव होते हैं। इसके बाद भी बात अपन आगे करेंगे, असंतुलित भोजन कौन सा होता है, एक संतुलित और एक असंतुलित। तो असंतुलित भोजन कौन सा होता है, असंतुलित भोजन कौन सा होगा, तो अपन बता दें ऐसा भोजन जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है, यानी एक या एक से अधिक पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं असंतुलित भोजन। जो भी आपके संतुलित भोजन के अवयव में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और खनिज लवण, इनमें से एक पोषक तत्व की अगर कमी होती है भोजन में, तो उस भोजन को अपन कौन सा भोजन बोल देंगे, असंतुलित भोजन बोल देंगे। तो इस प्रकार का भोजन जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी होती है, असंतुलित भोजन कहलाता है। यह सीधी परिभाषा बता दो, इस प्रकार का भोजन जिसमें भोजन का जो संतुलित भोजन के अवयव होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और खनिज, इनमें से एक पोषक तत्व कम मात्रा में पाया जाता है, उसको अपन असंतुलित भोजन बोलते हैं। इसके बाद में आगे आता है आपका कुपोषण। कुपोषण क्या होता है, कुपोषण से क्या तात्पर्य होता है, किसको बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण को बोलेंगे कि इस प्रकार का भोजन, इस प्रकार का भोजन अगर
लंबे समय तक ग्रहण करते रहेंगे जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट बिना कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन लगातार ग्रहण करते रहेंगे तो व्यक्ति को पोषण का शिकार हो जाएगा, क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी। अगर इस प्रकार भोजन जिसमें प्रोटीन अवयव अनुपस्थित होता है, इस प्रकार के भोजन को अगर ग्रहण करते रहेंगे तो भी व्यक्ति प्रोटीन का कुपोषण का शिकार हो जाएगा, प्रोटीन कमी हो जाएगी। अगर इस प्रकार भोजन लेंगे जिसमें वसा अनुपस्थित है, वसा की मात्रा नहीं है, तो शरीर में वसा की कमी हो जाएगी, तो व्यक्ति वसा से कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अगर विटामिन वाला भोजन ले लिया जिसमें विटामिन नामक अवयव अनुपस्थित है, इस प्रकार भोजन ले लिया जिसमें विटामिन नहीं है, विटामिन की कमी है, और वो भोजन अगर लंबे समय तक ग्रहण करते रहेंगे तो शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी, व्यक्ति क्या हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो इस प्रकार का भोजन जिसमें लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्व अनुपस्थित होता है या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी होती है, इस प्रकार के भोजन को कौन सा बोलते हैं, कुपोषण कहते हैं। यानी इस प्रकार का भोजन जिसमें ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक एक पोषक तत्व की कमी होती है, एक पोषक तत्व अनुपस्थित होता है, उसको कुपोषण बोला जाता है। सीधी सी बात है, अगर लंबे समय तक भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी है और उस भोजन को लंबे समय तक ग्रहण करते रहेंगे तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसके बाद में आगे बात करेंगे प्रमुख विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग। कौन कौन से विटामिन प्रमुख होते हैं? प्रमुख विटामिन कौन कौन से विटामिन शरीर के लिए आवश्यक होते हैं? प्रमुख विटामिन वह उसकी कमी से होने वाले रोग। कौन कौन से विटामिन शरीर के लिए आवश्यक होते हैं? क्योंकि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, विटामिन 12 है, बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो कौन कौन से प्रमुख विटामिन होते हैं और उन विटामिनों की अगर शरीर में लंबे समय तक कमी हो जाती है तो व्यक्ति किन रोगों का शिकार हो जाता है? तो पहला आपका विटामिन ए, पहला आपका विटामिन ए, पहला आपका विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से अगर लंबे समय तक विटामिन ए से अनुपस्थित इस प्रकार का भोजन लंबे समय तक ग्रहण कर लिया जिसमें विटामिन ए नहीं पाया जाता है या विटामिन ए रहित भोजन अगर लंबे समय तक ग्रहण कर लिया जाता है तो शरीर में कौन सा रोग होता है और इस रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? रक्तोंधी होता है। यानी ए की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम होता है? रक्तोंधी। विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है। विटामिन ए की कमी वाला भोजन अगर लंबे समय तक ग्रहण कर लिया जाता है तो शरीर में रोग होता है। इस रोग का नाम होता है क्या? रक्तोंधी। अगर रक्तोंधी रोग हो जाता है तो इस रोग के लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं? क्या क्या लक्षण होते हैं इस रोग के? पहला लक्षण होता है व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। व्यक्ति को रात में कम दिखाई देता है। जैसे अंधेरा हो जाता है तो व्यक्ति को कम दिखाई देने लग जाता है। नंबर दूसरा होता है प्रकाश में भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। सीधा सा एक प्रश्न होता है, रात में अंधेरे में व्यक्ति को कम दिखाई देता है, रात होती कम दिखाई देने लग जाएगा, और प्रकाश भी उसको अगर रात में प्रकाश भी कर दिया तो भी उसको कम दिखाई देगा। ये दो इसके लक्षण होते हैं। रक्तोंधी रोग के विटामिन ए की कमी से रक्तोंधी रोग होता है और इसके लक्षण पहला लक्षण होता है व्यक्ति को रात में कम दिखाई देता है और व्यक्ति को प्रकाश में भी कम दिखाई देता है। इसके उपचार के लिए सिर्फ एक उपचार है कि इस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए
जिसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। हरी साग सब्जी है, दूध है, अंडे हैं, वहां से सब विटामिन पाया जाता है, क्योंकि सब विटामिन होगा। हर प्रकार की सब्जी में जो हरी सब्जी होती है उसमें विटामिन होगा, फल होते हैं उसमें विटामिन होता है, दूध में विटामिन होता है, अंडे में, मांस में, मछली में, मक्खन में सब विटामिन होता है। तो विटामिन ए युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिसके कारण विटामिन ए की कमी न हो और शरीर में रतुंधी नामक रोग न हो। ठीक है। नंबर 2 का आपका विटामिन 12 है, विटामिन B12 है। कैलकुलेशन B12 की विटामिन B12 है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम होता है बेरी। यानी विटामिन ए से रतौंधी और बी से बेरी या B12 बोलते हैं, बी बोल दो, इससे बेरी नामक रोग होता है। अगर विटामिन B12 रहित भोजन जिसमें अनुपस्थित है ये, उसको लंबे समय तक अगर ग्रहण कर लेंगे तो शरीर में बेरी नामक रोग हो जाता है। इस रोग के जो लक्षण होते हैं, वो लक्षण कौन कौन होते हैं? इस रोग की कमी के कारण क्या होती है? हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हार्ट की जो धड़कन होती है वो कम हो जाएगी। जो 70 से 72 बार धड़कना चाहिए स्वस्थ युवा मनुष्य का, वो धड़कन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नंबर 2 पर पेशियां और तंत्रिकाएं क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएगी। शरीर की जो पेशियां होती हैं, जो तंत्रिकाएं होती हैं, वो कमजोर हो जाती हैं और व्यक्ति का संपूर्ण विकास, जब पेशियां कमजोर होती है, तंत्रिकाएं कमजोर होती है, पेशियां कमजोर होगी तो व्यक्ति काम करने की क्षमता हो जाएगी। तो 2 मुख्य लक्षण होते हैं, एक तो होता है हृदय की धड़कन कम हो जाती है, नंबर 2 पर पेशियां और तंत्रिकाएं क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। उपचार सिर्फ इनका एक ही है कि विटामिन बी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिसमें विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, उन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। नंबर 3, तीसरा जो होता है विटामिन, वो होता है राइबोफ्लेविन। यानी विटामिन B2। राइबोफ्लेविन इतना बताते हैं कि विटामिन ए से कम भी होता है, बी से वेरी होता है, लेकिन एक राइबोफ्लेविन जिसको B2 बोलते हैं, राइबोफ्लेविन B2, अगर इस पोषक तत्व की शरीर में लंबे समय तक कमी रह जाती है, ये लंबे समय तक ग्रहण नहीं किया जाता है, तो शरीर में रोग होता है और इस रोग का नाम होता है क्या? राइबोफ्लेवोसिस नामक रोग हो जाता है। राइबोफ्लेवोसिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? इस रोग का जो पहला लक्षण होता है, वो लक्षण होता है आपका मुख के किनारे की त्वचा क्या होती है? फट जाती है। मुंह के किनारों की तो त्वचा होती है, यहाँ से मुंह के किनारों की त्वचा क्या हो जाएगी? फट जाएगी। तो मुंह के किनारों की त्वचा फट जाएगी, होठों की त्वचा फट जाएगी, होठ हैं वो फट जाते हैं और होठों पर पपड़ी जम जाती है, होठों पर पपड़ी जम जाएगी और व्यक्ति की स्मरण शक्ति क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। तो 3 मुख्य लक्षण होते हैं। एक तो मुख के किनारों की त्वचा फट जाती है, मुंह के जो किनारे होते हैं उसकी त्वचा फट जाएगी, होठ फट जाएंगे, होठों की त्वचा फट जाएगी, होठों पर पपड़ियां जम जाएंगी। नंबर 3, व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो इस रोग पर नियंत्रण करने के लिए विटामिन B2 युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और थोड़ी देर पहले बताया था सारे विटामिन पाए जाते हैं, क्योंकि दूध में हर प्रकार का पोषक तत्व होता है, हरी सब्जी में हर प्रकार का पोषक तत्व होता है, दाल में हर प्रकार का पोषक तत्व होता है। तो विटामिन B2 युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना
चाहिए। अगला जो रोग होता है आपका होता है विटामिन B3, विटामिन B3। चौथा जो पॉइंट होगा विटामिन B3, विटामिन B3 वो B12 था, वेरी वाला ट्राइकोप्रोसिस B2 वाला था। और विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है? विटामिन B3 से पेलेग्रा रोग हो जाएगा। क्या नाम होता है इस रोग का? पेलेग्रा। पेलेग्रा यानी अगर भोजन में विटामिन B3 की लगातार कमी रहती है तो व्यक्ति के शरीर में रोग होता है जिसको बोलते हैं पेलेग्रा नामक रोग। इस पेलेग्रा रोग के लक्षण क्या होते हैं? अगर ये पेलेग्रा रोग हो जाता है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? नंबर 1, रोग व्यक्ति की जीभ पर क्या जम जाती है? पपड़ियां। जीभ पर पपड़ियां जम जाती हैं। जीभ पर पपड़ियां, जीभ पर पपड़ी सी आ जाती है। नंबर 2, त्वचा पर पपड़ियां जम जाती है, यानी त्वचा रुखी बन जाती है, फटने लग जाती है त्वचा। और जीभ पर भी पपड़ी जम जाती है, तो जीभ पर पपड़ियां जम जाती हैं और त्वचा पर पपड़ियां जम जाती हैं। ये रोग होता है पेलेग्रा रोग के लक्षण होते हैं। पेलेग्रा रोग पर नियंत्रण करने के लिए व्यक्ति को विटामिन B3 युक्त भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इसके बाद में आगे नंबर 4 पर 5 पर नंबर 5 पर होगा आपका एस्पोरिक अम्ल। एस्पोरिक अम्ल बोलते हैं और इसका सीधा नाम होता है विटामिन सी। विटामिन सी या एस्पोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। विटामिन सी की कमी अगर शरीर में लगातार हो जाती है तो विटामिन सी की कमी से शरीर में जो रोग होता है इस रोग का नाम होता है कौन सा? स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की अगर शरीर में लगातार कमी हो जाती है तो रोग होता है जिसका नाम होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग का जो लक्षण होता है, इसका जो मुख्य लक्षण होता है वो मसोड़ों से क्या निकलने लग जाता है? खून निकलने लग जाता है। मसोड़ों से खून आता है, मसोड़ों से खून निकलने लग जाता है। और त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। त्वचा पर जगह जगह धब्बे बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं। तो स्कर्वी रोग के 2 मुख्य लक्षण होते हैं। एक तो होता है मसोड़ों से खून निकलने लग जाता है और त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। इस रोग पर नियंत्रण करने के लिए व्यक्ति को विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और सी का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो किसमें मिलता है? सी सबसे ज्यादा आंवले में मिलता है। आंवला विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है, बाकी तो सभी होता है, लेकिन आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। इसके बाद में आ गया था आपका विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी की कमी के कारण पहले भी आता है विटामिन डी की अगर शरीर में लगातार कमी होती है तो रोग होता है। और इस रोग का नाम होता है कौन सा? रिकेट्स। नाम आता पहले सुना हुआ है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स जिसके कारण पैरों की हड्डियां क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, घुटने पास आ जाते हैं। पैरों की हड्डियां वो मुड़ जाती हैं और जो घुटने होते हैं वो दोनों पास आ जाते हैं। इसके लिए विटामिन डी युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। सुबह सूर्य के प्रकाश में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी होता है, तो इसकी कमी को दूर करने के लिए सुबह सूर्य के प्रकाश में खड़ा रहना चाहिए।
तो ये आपके प्रमुख विटामिन होते हैं। विटामिन ए है, विटामिन B12 है, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन C, विटामिन D, ये आपके विटामिन हो गए। इसके बाद में जो अगला विटामिन आपका हुआ विटामिन के। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के नहीं ई, विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता आ जाती है, जिसके कारण जनन क्षमता में कमी आ जाती है। नपुंसकता आ जाएगी और जनन यानी व्यक्ति जनन के योग्य नहीं रहेगा, उसकी जनन करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाएगी। इसके लिए विटामिन ई भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो इसके कारण नपुंसकता आ जाती है, व्यक्ति में जनन के योग्य नहीं रहता है, जनन करने की क्षमता में कमी आ जाती है। इसके लिए विटामिन ई भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अगला जो विटामिन आपका इसके बाद में विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर शरीर पर कोई चोट लग जाती है, अगर शरीर पर कोई चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता, तो परिसर मतलब बढ़ेगा अपन, तब आ जाएगी रक्त का कार्य का, रक्त का थक्काएगा, कौन सी कणिका रक्त का रक्त की संरचना आएगी। तो बात करेंगे अपनी कौन सी जो कणिका होती है जो रक्त का थक्का बनाती है। जो शरीर पर चोट लग जाती है, रक्त बहता है, तो शरीर में कुछ कणिका ही होती, थोड़ी देर रक्त बहता है, इसके बाद वो कणिका आपस में मिलकर एक जाल जैसी संरचना बनाती है घाव के ऊपर, पपड़ी से मिल जाती है, इसके कारण रुधिर बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो रुधिर का थक्का नहीं जमता है, चोट लग जाती है तो रुधिर लगातार बहता रहता है, रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। इसके लिए विटामिन के युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ये तो हो गया विटामिन की कमी से होने वाले रोग और इसके लक्षण और उसको दूर करने के उपाय। अब अपन बात करेंगे प्रोटीन। अगर प्रोटीन नामक पोषक तत्व शरीर में लंबे समय तक नहीं मिल पाता, शरीर को लंबे समय तक प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, प्रोटीन भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करेंगे, प्रोटीन पोषक तत्व की शरीर में लगातार कमी होती रहेगी, तो शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं? तो आगे अपन बात करेंगे प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है अगर लगातार प्रोटीन पोषक तत्व की शरीर में कमी हो जाती है? तो प्रोटीन की कमी से शरीर में दो रोग होते हैं। एक का तो नाम होता है क्वाशियोकोर और दूसरा रोग होता है मेरेस्मेस। दो रोग होते हैं, क्वाशियोकोर और एक होता है मेरेस्मेस। पहले आया हुआ है क्वाशियोकोर और मेरेस्मेस। तो क्वाशियोकोर रोग जो होता है इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर शरीर में लगातार प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ अगर लगातार ग्रहण नहीं किया जाता है तो शरीर में रोग होते हैं दो। एक का नाम होता है क्वाशियोकोर और एक का नाम होता है मेरेस्मेस। दोनों के दोनों रोग मुख्य रूप से बच्चों में होते हैं, क्योंकि प्रोटीन और बच्चों की वृद्धि के लिए ज्यादा आवश्यक होता है। बच्चों को, छोटे बच्चों को प्रोटीन ज्यादा चाहिए, इसको प्रोटीन के भोज्य पदार्थ चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर की वृद्धि करना, शारीरिक वृद्धि करना। तो क्वाशियोकोर रोग के जो लक्षण, तो पहला जो लक्षण होता है वो पहला लक्षण होता है इस रोग से पीड़ित बच्चे का पेट और क्या हो जाता है, फूल जाता है। पेट फूल करके बाहर निकल जाता है, बच्चे का वृद्धि नहीं होती, सिर्फ पेट फूलता रहता है। तो बच्चे का पेट फूल करके बाहर निकल जाता है, पेट फूल जाता है बच्चे का और वृद्धि नहीं होती, पेट ही पेट फूलता है। नंबर 2 पर इस रोग से पीड़ित बच्चे को भूख कम लगती है। इस रोग से पीड़ित बच्चे को भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी, पेट ज्यादा फूलेगा। इस रोग से पीड़ित बच्चा है वो स्वभाव
स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पर चिड़चिड़ा होता है, स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है। तो पहला लक्षण होता है बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे को भूख कम लगती है, बच्चा स्वभाव से क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। इस रोग से पीड़ित बच्चे की त्वचा है वो पीली पड़ जाती है, त्वचा क्या हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी। अगला जो लक्षण होता है वो होता है इस रोग से पीड़ित बच्चे की त्वचा सूखी रहेगी, रुकी होगी त्वचा, शुष्क और धब्बेदार बनकर जगह जगह धब्बे हो जाएंगे, सूखी रहेगी, फिर धब्बे बन करके त्वचा क्या होने लग जाएगी, फटने लग जाएगी जगह जगह से। तो इस रोग से बचाव के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जिसमें दूध है, अंडा है, मांस है, फल है, दाल है आदि का सेवन करना चाहिए। और दूध अपनी आप में एक संतुलित आहार होता है, क्योंकि दूध में सारे के सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दूध अपने आप में संतुलित आहार होता है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। इसलिए बच्चों को अगर दूध पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है तो फिर और पोषक तत्व का समझ पड़ती है, क्योंकि दूध अपने आप में संपूर्ण संतुलित आहार होता है। तो क्वैश रोग के लक्षण कौन कौन से होंगे, बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे को भूख कम लगती है, बच्चे स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे की त्वचा फटने लग जाती है, त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं। और इस रोग से बचाव के लिए प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जैसे दूध है, अंडा है, मछली है, हरी सब्जियां हैं आदि का सेवन करना चाहिए। इसके बाद में आ गया था आपका मेरस्मस। तो मेरस्मस रोग में क्या होता है, रोगी का शरीर सूख करके क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, शरीर सूख जाएगा और सूख करके क्या हो जाएगा, व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, आंखें हैं वो कांति होकर के अंदर दल जाएगी, यानी आंखों के आगे खड्डा हो जाएगा, आंखें अंदर दल जाएगी और व्यक्ति आंख वो अंदर दल जाती है, कांति हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, वो प्रोटीन भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। ये आपका हो गया कौन सा, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। आगे अपन बात करेंगे फिर इस पॉइंट की, खनिज लवण कौन कौन से होते हैं, प्रमुख खनिज लवण कौन कौन से